नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। यही रात अंतिम और यही रात भारी। गुजरात की 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मन में आज यही विचार चल रहा होगा, क्योंकि अब से करीब 12 घंटे बाद उनकी किस्मत का बटन दबने वाला है। गुजरात में कल पहले दौर की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज जनादेश में हम आपको बताएंगे कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसी रही चुनावी जंग। वहीं जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में ऐसा क्या कह दिया कि जिससे बदल सकती है गुजरात की चुनावी तस्वीर। साथ ही जनादेश में आपको बताएंगे कि कल के लिए चुनाव आयोग की क्या है खास तैयारी। वहीं अपनी चुनावी यात्रा में आज आपको लेकर चलेंगे पीएम मोदी की पुरानी विधानसभा सीट मणिनगर, और साथ ही करेंगे एक मुलाकात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की जुबानी जंग। गुजरात में कल पहले दौर का मतदान है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दौर का चुनावी प्रचार भी अब जोर पकड़ चुका है। दूसरे दौर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का तूफानी प्रचार जारी है। वहीं इस प्रचार युद्ध में बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस अब ईवीएम की सुरक्षा और मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कल गोधरा की धरती पर 20 साल पहले निर्मम हत्या के शिकार हुए राम भक्तों की चर्चा कर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर को गोधरा के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान बताया है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के थमते ही दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कांग्रेस नेतृत्व की सामूहिक मानसिकता का उदाहरण बताया और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपशब्दों का प्रयोग स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो से किया। बाद में अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी किया। जेपी नड्डा ने नाडियाड खेड़ा में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महिसागर के कडाना में एक चुनावी जनसभा में आदिवासियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार के दौरान आदिवासी कल्याण का बजट 900 करोड़ होता था, जबकि भूपेंद्र पटेल की सरकार में ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का हो गया। उन्होंने महिसागर की जनता से इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछने को भी कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का भी विस्तार से ब्यौरा दिया। आदिवासीओना बजेट की बात करिए तो गुजरात में जारे कांग्रेसियाओनी छेल्ली सरकार हती त्यारे आदिवासी कल्याण माटे 900 करोड़ रुपयाનું बजेट आप्યું। કેટલું આપ્યું ભાઈ? જરા જોરથી બોલો। 900 કરોડ। કેટલું? ખાલી 900 કરોડ। અને હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈએ બજેટ મૂક્યો, એ બજેટમાં આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે 1 लाख करोड़ रुपया फाळवવામાં આવ્યા છે। तो को क्या 900 करोड़ અને क्या 1 लाख करोड़? આ કોંગ્રેસિયા મહીસાગરમાં આવે ને તો પૂછજો એમને કે ભાઈ અત્યાર સુધી તમે કેમ આ બજેટ ના ફાળવ્યું? મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગુજરાત સરકારે સમગ્ર દેશમાં પહેલીવાર 2003-4 માં આદિવાસીઓની જેટલી વસ્તી હોય એટલા રૂપિયા આદિવાસીઓ માટે બજેટમાં મૂકવાના ચાલુ કર્યા અને એમાંથી एक 10 सूत्रीय वन बंधु कल्याण योजना चालू है। गुजरात चुनाव के उफान पकड़ते पकड़ते इसमें गोधरा कांड की भी एंट्री हो गई।
गोधरा कांड का मुद्दा गोधरा की धरती पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया। पहले तो उन्होंने गोधरा में रोड शो निकाला और उसके बाद रैली में उन्होंने 20 साल पहले गोधरा में राम सेवकों की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर गोधरा के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान है। याद करिए 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। उधर गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भी बैकफुट पर दिखी कांग्रेस ने मतदान और उसके परिणाम से पूर्व ही मीडिया के व्यवहार और ईवीएम को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मीडिया चैनल्स साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे हैं गुजरात की जनता के साथ और ये गुजरात की जनता को गुमराह करने का एक तरीका भाजपा ने ढूंढा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय फोर्सेस के पास रहनी चाहिए। होमगार्ड जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगी हुई पुलिस है गुजरात की, हमें उन पर भरोसा नहीं है। जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है उसका अक्सर से पालन होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में राज्य की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब से करीब 12 घंटे बाद गुजरात में पहले चरण का मतदान होने वाला है। राज्य के कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। खासकर कल पूरे गुजरात और देश की नजर कच्छ और सौराष्ट्र की 54 सीटों पर लगी रहेगी, जिसके हाथ में गांधीनगर की सत्ता की चाबी रहती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी तैयारी की गई है। तभी तैयारी हो चुका है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा। मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। टोटल वोटर स्टेट फर्स्ट फेज के लिए 2,39,76,660 है एंड इसमें मेल वोटर्स है 1,24,33,362 एंड फीमेल वोटर्स है 1,15,42,811 एंड थर्ड जेंडर का भी है 497 एंड पोलिंग स्टाफ है मोर देन 1 लाख पोलिंग स्टाफ इसके साथ जुड़ा हुआ है। पहले चरण में गुजरात के जिन जिलों में चुनाव होंगे उनमें कच्छ और सौराष्ट्र के 12 जिले की 54 और दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 सीटें शामिल हैं। कच्छ और सौराष्ट्र इलाके में कच्छ जिले की 6 सीट, सुरेंद्रनगर की 5 सीट, मोरबी की 3 सीट, राजकोट की 8 सीट, जामनगर की 5 सीट, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों की 2-2 सीटों, जूनागढ़ और अमरेली जिले की 5-5 सीटें, गिर सोमनाथ जिले की 4 सीट, भावनगर की 7 सीट और बोटाड की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले ही चरण में दक्षिण गुजरात की नर्मदा और तापी जिलों की 2-2 सीटों,
भरूच और वलसाड जिलों की 5-5, नवसारी की 4, डांग की 1 और सूरत जिले की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के जिन 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें पुरुष उम्मीदवार 719 है और महिला उम्मीदवारों की संख्या 69 है। इसके साथ ही 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 80 पुरुष और 9 महिला सहित कुल 89 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 83 पुरुष और 6 महिला सहित कुल 89 प्रत्याशी मुकाबले में उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने 82 पुरुष और 6 महिला सहित कुल 88 प्रत्याशी मुकाबले में उतारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 89 सीटों पर 67.43% मतदान हुआ था। तब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इन इलाकों की 89 सीटों में से 48 पर जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 38, भारतीय ट्राइबल पार्टी के खाते में 2 और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली थी। सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में भाजपा का प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं रहा था। भाजपा ने यहाँ की 54 सीटों में से 23 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को यहां से 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 1 सीट एनसीपी के खाते में गई थी। वहीं दक्षिण गुजरात में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। यहां की 35 में से 25 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। कांग्रेस के खाते में महज 8 सीट, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी को यहां 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी खंभालिया से, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से और आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम से, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी माजूरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा, भावनगर ग्रामीण से गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, जसदण से कुंवरजी बावलिया, मोरबी से कांतिलाल अमृतिया चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 2,39,76,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,24,33,000 से अधिक पुरुष और 1,15,42,000 से अधिक महिलाएं और 497 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात में कल पहले दौर के चुनाव से पहले राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती से चुनावी तैयारियों पर हमारी सहयोगी उत्सव परमार ने खास बातचीत की। पी भारती जी, आपका दूरदर्शन समाचार में बहुत स्वागत है। इस बार चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारियां है, क्या रणनीतियां है जिससे बहुत ही शांत तरीके से ये चुनाव कराया जाए? तैयारी अच्छा चल रहा है। मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रल रोल, मतदार यादी वो तैयार है एंड ऑल पोलिंग स्टेशन तैयार है। देन पोलिंग पर्सनल है, सभी डिपार्टमेंट्स हम लेता है, लगभग 2.2 लाख से ऊपर पोलिंग पर्सनल है एंड पुलिस पर्सनल है। सभी लोग को ट्रेनिंग दिया है एंड सब लोग अभी पोलिंग इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल उत्साह से तैयार है। हम ये भी देख रहे हैं गुजरात के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है और दिव्यांग है, उनके यहाँ तो घर पे जाकर मतदान की एक सुविधा खड़ी की जा रही है। तो ये कुछ नया हम सुन रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो ये क्या व्यवस्था है और किस तरह से इसको लागू किया जा रहा है? फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात के लिए चालू किया। लास्ट आई थिंक वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में ऑलरेडी ये होम वोटिंग चालू हुआ था। इसमें 12D फॉर्म भरना होती है। हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाके ये 12D फॉर्म वितरण किया है। दिस इज ओनली फॉर 80+ सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, प्लस कोविड कोई हो यानी इनका हेल्थ डिपार्टमेंट बोला कि इसको नहीं आ सकते पोलिंग स्टेशन, ये लोगों के लिए है। पिछली बार जो मतदान करने के लिए जो लोग आए थे, चुनाव करने के लिए जो लोग आए थे, 69% वोटर टर्नआउट के आसपास हुआ था। इस बार मतदाताओं में जागृति फैलाने के लिए, एक उत्साह का माहौल बनाने के लिए कमीशन क्या कर रहा है? लास्ट टाइम 69% को दिस टाइम हम 80% बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हमारा ऑफिसर्स इन द फील्ड लेवल घर घर जाने ये मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एक अवसर रद्द हम सभी गाँव में घुमा है, ये पर्टिकुलर लो वोटर टर्नआउट पोलिंग स्टेशन यानी एक ऑनलाइन प्लेज कैंपेन फॉर यंग वोटर्स के लिए और सबके लिए हमने किया है। आई विश की एंड आई होप कि 80% से भी अच्छा परसेंटेज हमको मिले दिस टाइम।
गैर कानूनी तौर पे जो कैश है, सीजर गोल्ड है, ज्वेलरी है, ड्रग्स है, तो बहुत कुछ चीज़ें भी यहाँ इलेक्शन के दौरान देखने को मिलती है जो गैर कानूनी है। उनको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? SST टीम्स है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, ये दरेक जगह पर, दरेक एसी में, हर एसी में ये लोग काम कर रहे हैं। एंड कोई भी ऐसा मूवमेंट, कैश मूवमेंट है, लिकर मूवमेंट होते तो वो पकड़ता है। लगभग ऑल एनफोर्समेंट मिलके 265 जैसा करोड़ दिस टाइम सीज किया है, और अच्छा तरफ काम चल रहा है। ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती जी, जिन्होंने बताया कि गुजरात का जो चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, महाउत्सव है, और उत्सव में सबको शामिल होना है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो इसी संदेश के साथ आज की ये मुलाकात हम समाप्त करते हैं और सबसे यही एक उम्मीद करते हैं कि सब जाए, सब घरों से निकले, 1 तारीख और 5वीं तारीख को सब अपने घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का एक मौका है। इस अवसर को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। जनादेश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बीजेपी का एक अघोषित फॉर्मूला है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में यह फॉर्मूला टूट गया है। बड़ोदरा के मांजलपुर सीट से 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि योगेश पटेल की उम्र 75 साल से ज्यादा है। योगेश पटेल से हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने बात की और जाना कि कैसे पार्टी ने उनके लिए अपने अघोषित नियम बदले। इसके अलावा हमारे संवाददाता नीरज ने मांजलपुर की आम जनता से भी बात की और यहां के चुनावी मुद्दों पर उनकी राय जानी। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 181 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, लेकिन एक सीट ऐसी थी जिस पर पेच फंसा हुआ था और आखिरी समय तक उस सीट पर मंथन चला था। वो सीट थी बड़ोदरा की मांजलपुर। और कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की एक अघोषित नीति है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती थी। यही कारण है कि उस सीट पर पेच फंसा हुआ था और मंथन चल रहा था। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, वो सीट मांजलपुर की योगेश पटेल को दी जाएगी और योगेश भाई 75 से प्लस है। योगेश भाई, क्या ऐसा कारण था? बड़ा मंथन हुआ, आखिरी समय में डिसाइड हुआ है? देखो, नरेंद्र मोदी जी 1 महीने पहले बड़ौदा आए थे और एयरपोर्ट पे हम मिले थे। तो मोदी जी मेरे पास आए, मेरे को बोला आप तैयार हो? मैंने बोला मैं रेडी हूँ। ये इशारे काफ़ी था। मोदी जी के साथ मैं 14 साल हम विधानसभा में साथ में रहे हैं और मेरा हर तरीका जानते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हालांकि डिक्लेयर नहीं किया कभी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये हमेशा से ऐसा रहा है कि 75 प्लस की वो सीटें नहीं दी। तो एक बार मन में नहीं आया योगेश भाई कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई 75 प्लस का फार्मूला है और सीट नहीं मिलेगी? मैं लोगों के लिए जो भी प्रश्न होता है तो मैं झुमता हूँ
और विधानसभा में भी मैं मेरा प्रश्न रखता हूँ और हमेशा मेरी जीत होती है। तो अमित शाह हमारा गृह मंत्री भी समझते हैं, देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी समझते हैं कि लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। पार्षद से आपने शुरुआत करी और विधायक तक आप पहुंचे, मंत्री बने। जीत का क्या मंत्र है? क्योंकि केवल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप लगातार कई बार जीते हैं। तो वो जीत का कौन सा मंत्र है कि आप लगातार उसको दोहराते हैं? नहीं, झोपड़पट्टी सूचित सोसाइटी ये सब जगह पे मैं जाता हूँ, खुद जाता हूँ। सबको हम पूछते हैं कि क्या तकलीफ है। तो पहला ही कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया तो 12 में से 11 कांग्रेस को मैंने हराया, एक ही कांग्रेस का रहा। मतलब उल्टा कर दिया आपने? उल्टा कर दिया। और लास्ट टाइम 1.5 साल पहले जो इलेक्शन आया कॉरपोरेशन का, तो एक ही था, उनको भी हमने हरा दिया। तो अभी तो 12 बार हमारे बीजेपी की सीट है। योगेश पटेल कैसे उम्मीदवार हैं, कैसा व्यक्तित्व है, खुद जनता से ही पूछते हैं, क्योंकि ये भी पहली बार है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। योगेश भाई के बारे में बताओ, जनता से कैसे मिलते हैं? क्योंकि पार्टी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो योगेश भाई कैसे, मतलब जनता से उनका कैसा रिश्ता है? योगेश भाई जनता से जुड़े रहते हैं और योगेश भाई गरीब और मध्यम वर्ग का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए ही उसको ये 76 साल हो गया, फिर भी उसको जनता पार्टी ने टिकट दिया, क्योंकि उसका काम बोल रहा है। उनके काम की वजह से वो जाने जाते हैं और उनको जो निडर व्यक्तित्व है वो किसी के साथ भी वो काम के लिए लड़ बैठते हैं और पूरा नॉलेज है, पूरा सिटी का उनको नॉलेज है कि किसको कहाँ कैसा क्या प्रॉब्लम है। वो सारे जनता का काम करते हैं, किसी के हाथ तक फरियाद नहीं आएगा किसको काम चाहिए, तुम्हारा क्या काम है, हो जाएगा, चलो, और हो जाता है। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं काम अच्छा करते हैं, योगेश पटेल को देना चाहिए। हमारा जनता का भी यही अपील है, उसको देना चाहिए, हकदार है। ये आपने देखा कि ये लोग थे और इनका कहना था कि योगेश पटेल की उम्र नहीं है और वो जिस तरीके से काम करते हैं युवाओं के लिए भी प्रेरणा है और यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदा। गुजरात की विरमगाम सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अहमदाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर इस सीट से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। हार्दिक पटेल इस चुनौतीपूर्ण सीट पर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे और वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को लेकर क्या है उनका कहना, देखते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ उनकी ये बातचीत। हार्दिक बहुत चर्चित चेहरे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, विरमगांव से उनसे बात करेंगे। हार्दिक, बहुत कठिन सीट है, क्या कहना? आपको लगता है, हमको तो नहीं लगता कि कठिन है, क्योंकि लोगों का प्यार और उत्साह मिलता है। हम भी लोगों से बात उसी प्यार और उत्साह के साथ करते हैं और विरमगांव को एक विजनेबल पॉलिटिक्स करनी है, विरमगांव को जिला बनाना है, विरमगांव में विकास करना है, तो कोई कठिन रास्ता नहीं होता। अगर आपके साथ लोगों का प्यार मिले तो उस रास्ते भी सरल हो जाता है। जीते आप तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी विरमगांव को लेकर, वो थोड़ा सा बताएं, चूंकि जनता जानना चाहती है। विरमगांव को जिला बनाया जाए, विरमगांव को सुंदर अच्छी जो व्यवस्था है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अच्छी कॉलेज, अच्छी अस्पताल है, वो दिए जाए, उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर क्या कहना है? उनके बड़े नेता प्रचार के लिए बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी देखिए बहुत कम चुनाव प्रचार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत कम चुनाव प्रचार करते, तो इस बार कांग्रेस वैसे लड़ते नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस को भी आप जानते हैं। आखिर क्या वजह आप मानते हैं? कांग्रेस के पास गुजरात के लिए विजन नहीं है। कांग्रेस के पास गुजरात कैसा होना चाहिए उसकी कोई चर्चा नहीं है। वो सारी चर्चा और विजन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कई नेता जो छोड़े और बीजेपी में आए, आप जैसे चर्चित चेहरे जो पाटीदार आंदोलन के चेहरे थे वो बीजेपी में आए, अल्पेश ठाकुर बीजेपी में आए, तो
क्या बीजेपी के साथ ही एक तरह से गुजरात आगे बढ़ सकता है, ये सोच है या? बिल्कुल, बीजेपी के साथ ही गुजरात आगे बढ़ सकता है और लोगों का भरोसा है बीजेपी के साथ। अंतिम सवाल, आपकी प्राथमिकता क्या होगी आगे राजनीति में अगर सत्ता में बीजेपी दोबारा वापस आती है? विरमगांव अन्य तहसीलों से अच्छा बने, वही मेरी प्राथमिकता है। तो हार्दिक पटेल जिन्हें बीजेपी ने विरमगांव से चुनाव मैदान में उतारा है, हमसे बात कर रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे कि कैसे उन्हें भरोसा है कि विरमगांव की जनता का साथ बीजेपी और उन्हें मिलने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, विरमगांव। जनादेश में एक बार फिर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. गुजरात में जब भी चुनाव होते हैं तो पूरे देश की नजर मणिनगर सीट पर लगी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो इसी मणिनगर सीट से लगातार चुनाव जीतते थे। पीएम मोदी ने यहां से 2002, 2007 और 2012 में जीत दर्ज की थी। वैसे मणिनगर सीट बहुत पहले से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार कैसी है यहां की चुनावी बयार, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने। मणिनगर विधानसभा सीट इस मायने में बेहद ख़ास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात की सियासत में सक्रिय थे तब उन्होंने 3 बार यहां से चुनाव जीतकर गुजरात की विधानसभा में प्रवेश किया था और उसके बाद से भी ये सीट लगातार बीजेपी के पास होती चली आई है। लगभग 1985 के बाद कांग्रेस इस सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई। तो क्या है यहाँ के लोगों के मुद्दे, उनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार भी बीजेपी को वोट देना चाहते हैं या फिर 30 साल तक बीजेपी जाएगी? अभी भी क्या कारण देखते हैं आप? उसका उनका काम बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी है, धंधा रोजगार भी सबको मिले, हर चीज़ से अच्छा है। और कोई उम्मीद है अभी कि और कुछ चाहते हैं आप यहाँ से हो? नहीं, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के कामकाज भी अच्छे हैं, जब अपने भूपेंद्र भाई पटेल भी अच्छा काम करते हैं, नितिन वो भी था, नितिन पटेल भी अच्छा काम करते हैं। क्या इधर जो करते हैं ना, अपने कांकरा लेक बनाया है, फिर वो स्टैचू पे यूनिटी बनाया हो, सब अच्छा बना है। इसके हिसाब से भाजपा को वोट देने का। और पार्टी भी तो है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी। बीजेपी का काम अच्छा है, क्योंकि बीजेपी ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। गरीबों को राशन वासन है, वो सब, फिर गैस का बाटला है, वो सब अनाज वनाज है, सब गरीबों को मदद की है कोरोना में। और शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा है। और यहाँ पे अहमदाबाद में जो भी लुका तत्व है वो सब जो थे चोरी चपाटी से बंद हो गई है। कोई भी लेडीज आराम से घूम सकती है रात को 11-12 बजे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वोट करने जाएंगे? पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में बढ़िया ही है और जिस तरह से उन्होंने दूसरे उम्मीदवार की कोई गणना नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षण क्षेत्र में, आरोग्य क्षेत्र में या कोई भी आप किसान खेती क्षेत्र में आप कहीं पे भी देख लीजिए, हर जगह उनका विकास है। तो ये काकड़िया झील जो है ये मणिनगर की एक बहुत बड़ी झील है और यहाँ पर हम लोगों का जानने आए थे विचार क्या है। यहाँ से अमूल भाई भट्ट जो हैं वो बीजेपी से हैं और विपुल भाई जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। उसके अलावा CM राजपूत जो है वो कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव मैदान में है। और इस बार देखना यह है कि 1985 के बाद से जो कांग्रेस यहाँ पर अपना दमखम नहीं दिखा पाई है। कैमरामैन जयसुख के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, मणिनगर। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।